नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो वक्त है, हम 5 एंकर मिलकर आपको बताएंगे शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर दर्ज हुई एफआईआर की। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप मामले में रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120 बी 34 406 420 467 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले यह मामला कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। तो चलिए देखिए, महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामला भूपेश बघेल की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आईबीसी 24 की टीम आपको बता रही है कि आखिर ये पूरा घोटाला है क्या। तो देखिए, साल 2017 में ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए वेबसाइट शुरू की गई थी। भिलाई के सौरभ चंद्राकर और इंजीनियर रवि उप्पल मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। 2019 में सौरभ दुबई गया और रवि को भी बुला लिया। ऐप के प्रमोटर्स ने इसके जरिए 5000 करोड़ से ज्यादा कमाए और 2 नवंबर 2023 को, यानी कि हाल ही में, ईडी ने असीम दास को 5 करोड़ के साथ दबोचा था। आपको याद होगा, आईबीसी 24 ने एक्सक्लूसिव ये खबर बताई थी और फिर असीम दास ने ये खुलासा किया कि बघेल को देने के लिए रकम लाने का उन्होंने दावा किया था। तो बघेल सरनेम के बाद सबने ये शंका जाहिर की कि क्या वो भूपेश बघेल हैं। तब से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर विजय बघेल ने क्या प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। वो तो होना ही था। आप सब भी छाप रहे थे, आप सब भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे, कब होगा कब होगा। अब शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत है उनके खिलाफ में, उनके खिलाफ में बहुत मुद्दे हैं। और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो कानूनी शिकंजे में आएंगे, अंदर भी जाएंगे। कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने की कगार में है। बघेल जी और भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि अपने नाम का अपमान कहां सहते महादेव, यत्र तत्र और सर्वत्र महादेव, हर हर महादेव। ऐसा उन्होंने पोस्ट किया, जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार बयानबाजी और पोस्ट सामने आ रहे हैं। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने और डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि अपने नाम का अपमान कहां सहते महादेव, यत्र तत्र और सर्वत्र महादेव। और इससे पहले भी भाजपा यही आरोप लगा चुकी है कांग्रेस के ऊपर और तमाम जिनका नाम इससे लिंक हो रहा है कि महादेव के नाम का दुरुपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने कहा कि इन्होंने तो महादेव को नहीं बख्शा है। और कुछ वैसी ही प्रतिक्रिया आई है डिप्टी सीएम अरुण साव की। और रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि कोई नया मामला नहीं है। इस विषय पर जांच एजेंसियां पहले से ही काम कर रही थी। बहुत ख्याति बटोरी है महादेव ऐप में, जो चीज सामने आई है उस पर ही एफआईआर हुआ है। महादेव ऐप का मामला काफी समय से चर्चित था। कोई भी व्यक्ति किसी उसमें दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं, उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की भय और डर का बात ही नहीं है। अगर निर्दोष होगा कोई इसमें तो वो बच जाएगा, अगर दोषी होंगे, उनकी संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं से, तो निश्चित रूप से उनको पर कार्रवाई होगी। तो लगातार आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, बयान इस पर क्या निकल कर आ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो भूपेश बघेल पर दर्ज एफआईआर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको।
ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है। महादेव ऐप को लेकर एफआईआर दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में घबराई हुई है, डरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाएगी, तो वह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव ऐप मामले से जुड़ी हुई ये पूरी एफआईआर है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो विंग ने ये एफआईआर दर्ज की है। 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ये बाकायदा एफआईआर की कॉपी में इसका जिक्र किया गया है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से रुपए लेने का आरोप है। शाम 6 बजे पीसी करेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संदीप शुक्ला का। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। सुशीलानंद शुक्ला को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है और इसलिए भूपेश बघेल की छवि को खराब करने के लिए इस तरह एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। देखिए, वही हुआ, एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया गया है। देखिए, आज के दिन में अगर गौर फरमाएंगे तो आज से ही आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में ब्लॉक अध्यक्ष और अलग अलग कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू की थी और उसी दिन ये सूचना आती है। हालांकि एफआईआर 4 तारीख को दर्ज हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने का शायद इंतजार कर रहा हो, ये कांग्रेस बार बार कह रही है। और जैसे कि संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पे आप एक बात देखिए, दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये आरोप सही हो गलत हो तो बात की बात है, लेकिन जब ईडी में आपका नाम आ जाता है या ईओडब्ल्यू में जांच में आपका नाम आ जाता है, जो इसका इतिहास रहा है, तो इस पे लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अभी पीसी लेने वाले 6 बजे, तो कहीं ना कहीं वो भी आरोप लगाएंगे कि छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार बता रहे हैं कि ये चुनाव के टारगेट और फोकस को ये जो है कहीं ना कहीं प्रत्याशी का खराब होता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जिस भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाता है तो 3 बार उसे अखबारों में फॉर्मेट में इलेक्शन कमीशन के बताना पड़ता है कि क्या आरोप है उसके ऊपर, क्यों वो दागी है, क्या अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। पार्टी को बताना पड़ता है, ये भी बताना पड़ता है कि दागी प्रत्याशी को क्यों टिकट दी गई। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगे आरोप सही हो चाहे गलत हो, लेकिन छवि तो बिल्कुल खराब होना है, ये बात तो तय है। और इस पर काफी बहुत ज्यादा डेंट लगता भी है, जो कि विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से वो ये नहीं बता रहे कि आगे इसमें कब जो है समन दिया जाएगा, कब भूपेश बघेल जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लगातार बुलाया जाता है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि पहला समन या नोटिस कब जारी होता है, ये इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी तक हम लगातार सुबह से इस पे लगे हुए हैं। अभी तक कोई ईओडब्ल्यू का अधिकारी आधिकारिक रूप से इस पर नहीं भी बोल रहा है। और अवकाश का दिन है तो ये भी बोल दे रहे हैं कि हम बाहर हैं या किसी अन्य चीज़ों पर है, तो ईओडब्ल्यू से कोई बाइट नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, अब कांग्रेस इस पर खुलकर कहने लग गई है कि छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी पीसी लेंगे, तो उस पर देखते हैं कि क्या कोई नई चीज़ों को लेकर वो आते हैं। क्योंकि शुभम सोनी ने जो ऊपर आरोप लगाया था कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल को दिए हैं, 2 बार उनसे मीटिंग हुई है, उनके लोगों से मीटिंग हुई है, तो ये सारे आरोप का खंडन पहले भी भूपेश बघेल कर चुके हैं, पहले भी राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के पहले ये ठीक हुआ है, तो क्या देखिए कि कुछ नया फैक्ट अगर वो लेके आते हैं, क्योंकि जनता को उन्हें साफ संदेश देना पड़ेगा। ईओडब्ल्यू और ईडी का जो भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो मतदाता बिल्कुल देखिए 4 जून को जनादेश आने वाला है संदीप, और उससे पहले जनता के सामने ही उन्हें अपना संदेश देना होगा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर के उनकी क्या भूमिका रही है और वो अब किस तरह से भाजपा पर हमलावर होते हैं, ये सभी देखना चाहते हैं। शाम 6 बजे तक हमें इसका इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में ट्वीट वार जारी है। चुनाव की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा ने पीएम मोदी का कार्टून जारी किया, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब की बार 400 पार का नारा देकर छत्तीसगढ़ भाजपा ने पोस्ट किया 11 सीटें मोदी को। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड पर चल रहे सियासी बवाल पर सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा
कि इधर मिला चंदा उधर मिला धंधा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी ने सरकार, विधायक, सांसद खरीदे। चुनावी बॉन्ड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। गुना में कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। विधायक पन्नालाल शाह के एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शाह के गुना में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन का मंच साझा करने पहुंचे थे, जहां मंच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मंच से 3 तरह के दान गिनाए। उन्होंने कहा 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उससे पहले 7 तारीख को एक और दान करना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सभी लोग मतदान जरूर करें। विष्णु विष्णु विष्णु, और बेटी का जब अपन दान करते तब कन्यादान। अब मेरा आपसे निवेदन है कि 4 तारीख को जो परिणाम निकले उसमें 7 तारीख को मतदान करना। बस्तर कांग्रेस में बगावत का क्रम लगातार जारी है। कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। करीब 30 साल से कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहे विक्रम शर्मा का कहना है कि पार्टी में कुछ बदल गया है। पिछले विधानसभा चुनाव जीत के बाद संगठन में जो परिवर्तन हुआ, जिससे उनके जैसे पुराने नेताओं की पूछ परख खत्म हो गई है। और इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं को अपमानित किया जाने लगा। लंबे समय तक अपमान झेलने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख करने का इसके बाद फैसला किया। विक्रम शर्मा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। बैतूल के बोरदेही इलाके में एक विवाहिता ने गैंगरेप के बाद बदनामी के डर से जहर खा लिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने मायके आई हुई थी, जहां बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर इंदौर में कोचिंग टीचर ने 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया। छात्रा के भाई और पिता को जान से मारने की धमकी कोचिंग टीचर देता था। धमकाकर 6 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खजराना थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर में पुलिस नक्सली की मुठभेड़ हुई है। मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया है। नक्सल कंपनी का ये कमांडर है। नक्सली की शिनाख्त मनकेर के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। एसपी कल्याण एस.सोला ने ये पूरी जानकारी दी है। बीजापुर के हिगमेटा जंगल में 14 मार्च को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है। पहले शव की शिनाख्त मिलिशिया कमांडर सुरेश मोहंदा के रूप में की गई है और वहीं दूसरे शव की शिनाख्त मिलिशिया सदस्य सन्नू मोहंदा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 14 मार्च को सुरक्षा बलों ने हिगमेटा में नक्सली कैंप को ध्वस्त किया था। सर्चिंग के दौरान मौके से 2 भरमार, टिफिन बम, डेटोनेटर और इलेक्ट्रॉनिक वायर के साथ ही साथ चाकू बरामद किया गया था। इसके अलावा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी बरामद की गई थी। और अब इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। आपको याद होगा बीते दिनों युवती को इंजेक्शन लगा करके एक युवक भाग निकला था और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी किशोर यानी कि कोरी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। 2 सफाई कर्मी से उन्होंने संक्रमित खून खरीदा था। MRTB अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा। लोकेश कंडार और शैलेंद्र चंदेल का नाम सामने आया है। लोकेश की पत्नी संगीता मेडिकल वेस्ट से उठाकर लाई थी संक्रमित खून का इंजेक्शन। संगीता लाई थी, एक दिन फ्रिज में रखा और फिर दूसरे दिन उसने युवती को इंजेक्शन लगाया। आरोपी किशोर कोनी ने रोहन आकाश को सुपारी देकर इंजेक्शन लगवाया था। आरोपी ने तमिल फिल्म देखकर ये पूरी साजिश रची थी। और जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। कार सवार 3 युवक दमोह से जबलपुर रुपए लेकर जा रहे थे। कैश के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। विजयनगर थाना पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। जगदलपुर में युवक के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरण करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिस वक्त आप देख पा रहे हैं, वाहन सवार युवकों ने दुकान में घुसकर पिटाई की।
फुटेज में आरोपी युवक से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट के बाद वाहन में ले जाने का प्रयास भी किया गया। मामले में बस्तर पुलिस ने 3-4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पारिवारिक विवाद के चलते अपहरण की कोशिश की गई। गिरफ्तार सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। इधर पुणे में होटल में खाना खा रहे युवक की बेरहमी से हत्या की गई। पहले गोली मारी गई और फिर धारदार हथियार से उसे काट डाला गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 5 से 6 लोगों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुणे सोलापुर हाईवे पर इंदापुर के पास होटल जगदम्बा की ये पूरी घटना है। सिवनी के केलवारी थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने 14 मार्च को 19 वर्षीय आदर्श दहेरिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। युवक पर नाबालिग लड़की के साथ अपहरण करने का आरोप है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को थाने के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए हैं और परिजनों को जांच का आश्वासन दिया है। तब परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया। फिलहाल मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पूछताछ के दौरान सारी कार्रवाई होने के बाद में जो आदर्श डहरिया था उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और जैसे उसने तबीयत खराब हुई तो उसने जैसे ही बताया पुलिस के द्वारा उसको केवलारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया जिसमें उसकी मृत्यु बताई गई। उसमें जितने भी शिकायत बिंदु उन पर बिंदुवार जांच की जाकर उसमें भी संगत कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया और मुआवजे की मांग की गई है। दतिमा मोड़ इलाके की यह घटना है। और ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। शराब दुकान के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मुरार थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने चंबल नदी में रेत के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ग्वालियर की तरफ जा रही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 मोटरसाइकिल जब्त की और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान कुछ रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए। हमने दोनों तरफ से जाम लगा के और इन रेत के काफिले को रोकने का प्रयास किया। हमने 4 ट्रैक्टर को पकड़ने में हम लोग कामयाब हुए हैं। इनके जो रेकी करने वाले जो मोटरसाइकिलों से इनके जो बार्नर रहते हैं, इन्फॉर्मर रहते हैं, उनको भी हमने पकड़ा है, जिसमें हमने 3 मोटरसाइकिलें और 3 लोग पकड़े, वो भी पकड़े हमने। टीआई सिविल लाइन और टीआई नूराबाद इनकी दोनों टीमें लगी हुई थी। इसमें जो है सुबह सुबह इन लोगों को सफलता मिली। इसमें जो है 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत से भरे हुए हैं वो पकड़े गए हैं। साथ में जो इन लोगों को लीड करके लेके जाते हैं 2 मोटरसाइकिल वाले, वो मोटरसाइकिल भी मिली थी। आगर मालवा में यात्री बस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इंदौर कोटा हाईवे में सुसनेर सोयत के बीच देर रात पथराव किया गया। पथराव में 3 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यात्री बस देर रात ही यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार 2 कारों ने आमने सामने भिड़ंत हो गई है। कार सवार को गंभीर चोटें आई है। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे के पास की ये पूरी घटना है। सूरजपुर में किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला झुलस गई। घर में सो रहे 6 सदस्यों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में उन्हें भर्ती किया गया है। कल्याणपुर इलाके का ये पूरा मामला है। खबर इंदौर से। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। एम्बुलेंस बुरी तरह जलकर खाक हो गई। कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
सरकार ने गोदामों को दी जाने वाली 4.5 महीने के लिए किराए की व्यवसाय संबंधी गारंटी खत्म कर दी है, जिससे वेयरहाउस संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वेयरहाउस संचालकों ने सरकार पर नाराजगी जताई है और कहा है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नियम में बदलाव किया जाना चाहिए और गोदाम में भंडारित स्कंद का किराया हर माह समय पर मिलना चाहिए। राजगढ़ में जल संकट से जूझ रहे वार्ड वासियों ने एकता की मिसाल पेश की। वार्ड वासियों ने खुद की नल जल योजना तैयार कर ली। बता दें कि 2015 में 700 की आबादी वाले सारंगपुर के वार्ड क्रमांक 18 को नगरपालिका से जोड़ा गया, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी जल संकट खत्म नहीं हुआ और शासन घरों तक नल जल योजना के तहत पाइपलाइन नहीं पहुंचा पाया। इधर जल संकट को लेकर वार्ड वासियों ने कई बार शासन को आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान वार्ड वासियों ने कुएं में कई मोटर डाले और बांस बल्ली बांधकर अपने घरों तक लाइन बिछाई। पूरा मामला राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के विधानसभा क्षेत्र का है, जिसको लेकर मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि इसी साल हर घर में पानी पहुंच जाएगा। नगरपालिका तरफ से वो टंकी रखी, बाकी पानी टैंकर आएगा दो दिन में 3 दिन। वर्तमान में निकाय द्वारा वहाँ बोरिंग और अन्य स्थानीय सोर्स के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, तो शेष जो क्षेत्र छूटता है उनको हम अमृत योजना के अंतर्गत जल प्रदाय की जो योजना है उसमें सम्मिलित करेंगे। पहुंच जाए, नल जल योजना पहुंच रही। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2024 में एक घर नहीं बचेगा, एक मजला नहीं बचेगा, एक टोला नहीं बचेगा जहाँ ये वो बोतल का पानी आता नहीं, 20 रुपए की बोतल का पानी जो आता है, ऐसा शुद्ध फिल्टर पानी घर घर भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। कहा जाता है कि किसी भी शहर के विकास में जितनी भूमिका वहां के लोगों और आसमान छूती इमारतों की होती है, उससे कहीं ज्यादा विकास का खाका तैयार करने वाले उस मास्टर प्लान की होती है, जिसके मुताबिक सड़कों से लेकर यातायात और शहर के विकास में 4 चांद लगाने वाली इमारतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जबलपुर का मास्टर प्लान 3 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है। बावजूद इसके जबलपुर का नया मास्टर प्लान अभी तक फाइलों में ही अटका हुआ है, जिसका खामियाजा जबलपुर को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की और मास्टर प्लान को लेकर शिकायत की। वहीं मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही जबलपुर के नए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देकर उसे लागू जरूर किया जाएगा। एक्चुअली जबलपुर का जो मास्टर प्लान है वर्ष 2021 में खत्म हो गया है और आज 3 साल हो गए हैं जबलपुर का मास्टर प्लान बना नहीं है। नतीजा ये हुआ कि मनमानी तरीके से जबलपुर की बसाहट हो रही है। अता पता नहीं होने के कारण जहाँ देखो वहाँ पर वो कॉलोनियाँ बन रही, कॉलोनी बन रहे उसे, और ये बहुत गंभीर विषय बन गया है। इसलिए हमने आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया और उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी मास्टर प्लान बनाइए। एक्सपायर हो गया, लेकिन अभी तक न टीएमसी लोकसभा चुनाव के बाद हम उसको टेकअप करेंगे। 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में तेज आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग कुछ स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मार्च को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई 17 जिलों में अंधड़ के साथ भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 19 और 20 मार्च को भी कुछ ऐसे ही हालात रहने की संभावना है। मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश से तापमान में कमी भी आ सकती है। देखिए, आज भी छत्तीसगढ़ में सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश की संभावना है और एक आध जगह ओले भी गिरने की संभावना है, जैसे कवर्धा, पेंड्रा, ये सब जगह पे हल्के ओले के भी चांसेस है। उसका भी अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड की संभावना ज़्यादा है। चलिए, इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।